भाई एक कंपनी है जैसे कि कॉलेज है, तो आपको ये होगा कि आप यहाँ से बस पास आउट करोगे और जॉब आप लाखों में कमाने वाले हो। बट जब आप एक्चुअली इंजीनियरिंग से बाहर निकलते तो आपको पता लगता है ये लाखों वाला जो ख्वाब है वो मेरे फादर वो कहते थे कि मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर ले, इसी को ग्रो कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को ना कुछ स्टार्टअप वर्ड उस टाइम नहीं था कि मेरे को तो बिजनेस करना है। तो वो शुरू से कहीं ना कहीं जहन में तो था। तो उस टाइम मेरी जो जॉब थी वो 45,000 रुपीज की सैलरी आ रही थी। 14 में जब ये छोड़ी तो लगा कि हाँ सब मैनेज हो जाएगा। वो जो 9 महीने निकले बिना पैसों के, मतलब आपको घर पैसे भी देने हैं, ऑफिस का रेंट देना है, रूम रेंट देना है, आपको ट्रैवल करना है। लास्ट में हमें एक अच्छा इन्वेस्टर टाइप मिला दुबई से, क्योंकि अब दुबई से इन्वेस्टर आ गए और वो कह रहे हैं नहीं बड़ा ऑफिस लो, तो हमने वो बड़ा ऑफिस लिया, काम चालू किया और इन्वेस्टर ने फोन उठाने बंद कर दिए। सो अभी पूरे 1.5 साल की जर्नी में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ किसी पॉइंट पे कि यार अब तो सब खत्म होने वाला है? भाई रोज होता है। एनी काइंड ऑफ वन गुड हैबिट? या तो तुम अपने काम को प्यार कर लो, या फिर मेहनत तो करनी है। काम से प्यार नहीं है तो काम को बदला जा सकता है। हाँ, तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करोगे तो पड़ोसी कर लेगा। बट पॉइंट ये है कि अगर फैमिली का सही सपोर्ट मिल जाए और आपकी टीम सही बन गई तो फिर काम में आपको मजा आएगा। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे आपकी जर्नी की। यस। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो बेसिकली एकदम गांव से निकले थे। सरदार शहर हमारा गांव है, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो वहाँ से ही चालू हुई जर्नी। तो बचपन वहाँ बीता। फिर मेरे फादर की जो जॉब वगैरह थी वो दमन में रही, दमन अच्छा। दीव। So, वहाँ इनिशियल स्कूलिंग मेरी वहाँ की रही, 3rd 4th क्लास तक। उसके बाद वापस सरदार शहर, फिर सरदार शहर ही पढ़ाई वगैरह सब हुई है। फिर बीटेक जयपुर से हुआ। अच्छा, जयपुर में कौन से कॉलेज से? जयपुर में कंप्यूकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से हुआ था। और हमारे उधर तो मतलब कंप्यूकॉम का बड़ा वो था कि भाई एक कंपनी है जैसे कि कॉलेज है, तो आपको ये होगा कि आप यहाँ से बस पास आउट करोगे और जॉब आप लाखों में कमाने वाले हो। बट जब आप एक्चुअली इंजीनियरिंग से बाहर निकलते तो आपको पता लगता है ये लाखों वाला जो ख्वाब है वो बनाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। उसमें काफी टाइम लगता है आने में। वो ऐसे नहीं है कि कॉलेज से निकले और हो गया। कॉलेज में काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है, फटाफट इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करना शुरू करते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन फिर जॉब करना शुरू करते हैं तब उनको रियलिटी थोड़ा मालूम लगती है कि। और हमारा उस टाइम से क्लियर था कि ना, तो मैं कर रहा था उस टाइम मेजरली जावा मैं सीख रहा था कि मैं जावा सीखूंगा। मेरा एक मित्र और अश्विनी पवार, वो उस टाइम सीख रहा था अपना ये एसक्यूएल और ये सब। और एक मित्र को हमने सिखाया HTML वगैरह कि तू फ्रंट एंड करेगा, अच्छा, बैक एंड, और ये हम ऐसे करके कंपनी खोलेंगे यहाँ से निकलते। बट सब अपनी अपनी राह पकड़ ली सबने, अभी सब अच्छा कर रहे हैं। नाइस। मेरे साथ भी है ना थोड़ा ऐसा ही सीन था। आपने थोड़ा बताया तो उसके बारे में बताता हूँ कि मतलब जब मैंने कॉलेज किया था, मैं फर्स्ट ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर के 3 महीने में मैंने जस्ट वेबसाइट बनाना सीख ली थी। और वो भी इस वजह से क्योंकि मुझे स्टार्टअप करना था। ओके। तो वेबसाइट बनाना सीख ली। अब मुझे पता लगा कि यार पूरा कॉलेज पढ़ के लोग वेबसाइट बनाना सीखते हैं और मैं आई एम ऑलरेडी डन। तो फिर लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था उस वक्त। फिर मैंने स्टार्टअप के लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया था। ओके। कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर एक स्टार्टअप किया। उसमें हमारी लाइक बसेस का स्टार्टअप था। जैसे ऑनलाइन अपन टैक्सी बुक करते हैं जैसे उसमें अच्छा रेड online- बस वगैरह जैसे है अभी। हाँ, रेड बस लाइक सिटी टू सिटी चलती है। हमारा था लोकल टू लोकल। ओके। तो हमने ये स्टार्ट किया और मार्केट में हमने बस वालों से जाके कोलैबोरेशन किया, उनके जाके स्टिकर्स लगाए। तो लाइक हमारी 15 बसेज ऐसी थी कि जो चल रही थी और टेक्निकली चीज़ें हमारी बन रही थी, वेबसाइट हमारी रेडी थी, ऐप भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी थी। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें काम नहीं करी। 6 महीने हमने काफ़ी, उस वक्त पैसा भी नहीं रहता जेब में, और 6 महीने किया फिर वो चीज़ें बिगड़ गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी लर्निंग पर फोकस करना शुरू किया। लाइक काफ़ी सारे कोर्सेज भी किए हैं और ये सारी चीज़ें होता है। हमने कॉलेज में, मेरे को याद आता है दुधानी विशेष भरत नाम का मेरे साथ था मेरा मित्र। तो हमने किया था isabel.com। अच्छा। तो मैंने दुधानी से पूछा, मैं यार आपने इसाबेल नाम हम रख रहे हैं। दुधानी की एक जो पेन फ्रेंड्स होते हैं ना उस टाइम याहू चैट रूम्स में, उसकी एक फ्रेंड बनी थी इसाबेल के नाम से। तो हमने रखा isabel.com, जिसमें हमने किया था कि याहू, उस टाइम याहू मेल बहुत चल रहा था, जीमेल आया था। हाँ। और बीच में गूगल सर्च इंजन था, इधर रेडिफ मेल था।
हाँ। इन सब का एक कॉलेब करके आप लॉगिन कर सकते हो। 4th लॉगिन था हमारा जिसमें कॉलेज के कोर्सेज वगैरह, छोटे छोटे वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो। इस टाइप से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जब मैं 3rd ईयर में था। ओके। तो उसको चलाया 3-4 महीने, फिर वापस सब सेमेस्टर आ गया तो वापस सब काम लग गया। तो फिर वो वहीं पे रुक गया हाँ, ऐसा। वो वहीं रुक गया था। कई बार ऐसे होते हाँ। कॉलेज के स्टार्टअप कॉलेज में रह जाते हैं, लेकिन जो फिर निकलता है ना वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, कई लोगों का देखा है। नहीं बट उस टाइम वो माहौल नहीं था। अब आज तो आप देखोगे लगभग हर कॉलेजेस में, जयपुर के भी कॉलेजेस में, सब में ई सेल्स बने हुए हैं, स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्पेसेस बनी हुई है, एग्जैक्टली। फंड भी कर रहे हैं। उस टाइम ऐसा नहीं होता था। जब हम लोग 2011 के पास आउट है तो उस टाइम ऐसे होता था कि आपको ये नहीं करना है, अभी पढ़ाई करनी है और फिर जॉब में लगना है। बट अब देश में माहौल बदल चुका है। अब स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कॉलेजेस से ही कि ठीक है यार, जॉब देने वाले बनना है, जॉब करना ही नहीं है सिर्फ। एग्जैक्टली यही होता है। तो अब जो माहौल है, अब लग रहा है कि देश से कई $1 मिलियन $1 बिलियन स्टार्टअप्स निकलेंगे। सो लाइक अभी आप भी आपकी खुद की कंपनी रन कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ के किस मोमेंट पे लगा आपको कि यार अब मुझे जॉब करते करते मैं हो चुका है मेरा, अब मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है? यार हाँ, मेरी जर्नी में थोड़ा ऐसा रहा कि मैंने कहा ना कॉलेज से मेरे को आज भी याद आता है कि मेरे फादर जब वर्किंग थे वहाँ MP सतना में उनका था लास्ट में, तो वो कहते थे कि मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर ले, इसी को ग्रो कर लेते हैं MP में ही रह के। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को है ना कुछ स्टार्टअप वर्ड उस टाइम नहीं था कि मेरे को तो बिजनेस करना है। तो वो शुरू से कहीं ना कहीं जहन में तो था। बट हम जब गांव से निकलते हैं ना और हिंदी मीडियम से आप निकल के आते हो, फिर आप बीटेक करते हो, तो इस जर्नी में क्या होता है कि आपको ग्रूम बहुत होना है अभी। तो ये था कि जॉब करूंगा, बहुत सही जगह जॉब करूंगा, तो उस वाले फिर हम उधर निकल गए कि हमें जॉब करनी है। अच्छा। तो बट ये दिमाग में कहीं ना कहीं था कि कुछ करना है, खुद का करना है, ये करके दिमाग में तो हमेशा से रहा है। फिर इस तरीके से लाइफ जो है आगे बढ़ती गई कि जब फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि अब मेरे को जॉब छोड़नी है, तो उस टाइम मैं जॉब कर रहा था डिज़ाइन हिल करके एक कंपनी है गुड़गांव में, अच्छा। वहाँ था। तो हम लोगों ने फर्स्ट कंपनी उस टाइम खोली थी नैपसैक सॉल्यूशंस के नाम से। ओके। तो एक नैपसैक प्रॉब्लम होती है टेक में, अच्छा। तो नैपसैक सॉल्यूशंस करके हमने कंपनी खोली थी। इसमें हम 2-3 दोस्त लोग मिलकर हमने चालू किया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट उठाया था किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स का। ओके। तो उनके लिए हमें सोशल मीडिया, वेबसाइट डिजाइनिंग ये सब कर रहे थे। थोड़े थोड़े और प्रोजेक्ट्स आते गए। तो वो एक बड़ा रिस्की जोन था। जब मैंने ये किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स के लिए जब जॉब छोड़ी, तो उस टाइम मेरी जो जॉब थी वो 45,000 रुपीज की सैलरी आ रही थी। अच्छा। 2013 की बात है। काफी है। हाँ। ठीक है, उस वक्त के हिसाब से तो ये सैलरी 2014 की बात है। तो 14 में जब ये छोड़ी तो लगा कि हाँ सब मैनेज हो जाएगा। वो जो 9 महीने निकले बिना पैसों के, क्योंकि किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट से मेरे को मिलते थे 10,000 रुपीज मंथली। बट हमें ये नहीं पता था कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो तो आपके ऑफिस में जो AC का बिल आता है 10,000 रहते नहीं है। आप कम्यूट करते हो, एग्जैक्टली। क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट से बात करके वापस आते हो, वहां पे भी स्पेंड होता है। स्पेंड होता है। एग्जैक्टली। कई बार क्लाइंट के साथ आपको कॉफी पीनी होती है कैफे में, वो स्पेंड भी उस 10,000 में आ रहा होता है। एग्जैक्टली। तो जनरली जब क्या होता है, जब आप जॉब में होते हो तो आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट 40,000 का आएगा, मैं 4 प्रोजेक्ट लाऊंगा और हो गया मैनेज। बट वहाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस भी है, वो कोई कैलकुलेशन करता नहीं। और हमारे जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में आए हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस में आए हैं, उन्होंने ये कैलकुलेशन करी नहीं। जो हमारे साथ हुआ कि वो 9-10 महीने बहुत खतरनाक थे भाई। ओह माय गॉड। मतलब आपको घर पैसे भी देने हैं, आपको ऑफिस का रेंट देना है, रूम रेंट देना है, आपको ट्रैवल करना है। तो बहुत बार मेट्रो कार्ड में रिचार्ज क्रेडिट कार्ड से करते थे, फिर मेट्रो में जाके उस कार्ड को वापस सेल आउट कर देते थे वहाँ कि ठीक है 25 रुपीज या 50 रुपीज कुछ वहाँ पे डिडक्ट होता है, वापस अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे कर करके बहुत कम्यूट किया। वो 9-10 महीने की जर्नी में धक्के खा के लास्ट में हमें एक अच्छा इन्वेस्टर टाइप मिला दुबई से, जिन्होंने कहा कि मैं आपके इसमें पैसा डालूंगा, आप टेक स्टार्टअप IT कंपनी चलाओ एज ए वेब डेवलपमेंट एजेंसी और ये सब। तो वो हमने चालू किया। हुआ ये कि हम लोगों का आइडिया था कि हम एक छोटा सा ऑफिस कर रहे हैं,
बट क्योंकि अब दुबई से इन्वेस्टर आ गए, वो कह रहे हैं कि नहीं बड़ा ऑफिस लो, तो हमने वो बड़ा ऑफिस लिया, काम चालू किया, और इन्वेस्टर ने फोन उठाने बंद कर दिए एक टाइम बाद। तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए जितना उन्होंने पे किया 3-4 लाख रुपीस, वो तो 1-2 महीने में खत्म। ऑब्वियसली अब फिर मैं गया अब एक और अगला फेलियर ये हो गया। तो उनको मेल वेल करा लीगली कि भाई नाउ वी आर नो मोर एसोसिएटेड। और फिर हमने वापस चालू किया कि ठीक है अब वापस खड़े होते हैं। ओके। तब से जो जर्नी चालू हुई, तो हमने 2-3 साल बहुत बढ़िया काम किया। दिल्ली में हमारा ऑफिस हुआ करता था गिटोरनी में, तो बहुत बढ़िया काम किया। तब ये knapsack सॉल्यूशन जो है बन गया था प्राइवेट लिमिटेड। और साथ साथ मेरा ब्रदर जो है उसकी जर्नी चल रही थी बैंगलोर में, 99 आई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। वो वहाँ पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा था। हम दोनों से पैरेलली बढ़ रहे थे आगे, बढ़ते बढ़ते फिर तय हुआ कि अब हम साथ में ही काम करते हैं। तो दोनों ने मिलके एक नई कंपनी खोल ली, 99 आई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसमें काम किया। हाँ तो व्हाट वाज कुछ बता रहे हैं? हाँ, तो ये जो जर्नी है, यहाँ से जर्नी ने थोड़ा सा एक ऐसा हुआ कि अब एक पार्टनर मिल गया जिसके साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं, तो वो बहुत फायदा होता है। तो आपने अगर सही को फाउंडर अगर ढूंढ लिया अपने साथ, तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। अदरवाइज है ही अप डाउन तो है ही। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम योर फर्स्ट स्टार्टअप? तो फर्स्ट लर्निंग कि आप ऐसे कूद पड़ते हो, थोड़े कैलकुलेटेड कूदें जब भी आप स्टार्टअप की जर्नी को चालू कर रहे हैं। थोड़े कैलकुलेशन करें कि एक्सपेंसेस भी होते हैं। प्रोजेक्ट्स जिस रेट पे आता है उससे वो सारा पैसा आपका नहीं होता। Exactly. आपको स्टाफ को सैलरी देनी होती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने होते हैं, रेंट्स देने होते हैं। तो वो एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखें और वर्स्ट के लिए रेडी रहें। वो तो यही। सो आपने फर्स्ट कंपनी आपकी स्टार्ट करी, उसके बाद आपने मर्ज कर लिया आपके फ्रेंड के साथ, इस तरह से हुआ? हाँ। क्या नाम बताया था? 99 आई सॉल्यूशंस। 99 आई सॉल्यूशंस। अच्छा। और इसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर हम कर रहे थे, एड्स चला रहे थे, वेबसाइट्स बना रहे थे। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेरा बहुत अच्छा रहा कि मैं गूगल एड्स, तो ऐसे 10 लैपटॉप रखे हुए हैं, हर क्लाइंट का अकाउंट में उसमें लॉगिन करके रखता था। तो मैं ऐसे एक अकाउंट का स्विच नहीं करता था। अच्छा, लैपटॉप्स, हाँ, तो लैपटॉप स्विच करता था, हर लैपटॉप के आगे नोट्स बना के रखता था। वो नोट्स आज भी मेरे घर में रखे हैं कि इस क्लाइंट के लिए मैंने कल ये काम किया, आज ये करने वाला हूँ, इतने लीड्स आ रहे, तो पूरा ट्रैक सिस्टम ऐसे रखा था। तो इस टाइप से अकाउंट चलाते थे। मोस्टली यूएस कस्टमर्स के लिए होते थे, तो नाइट शिफ्ट ज़्यादा होती थी। तो वही हमने रन किया है दिल्ली में बैठ के। फिर धीरे धीरे उसी को आगे बढ़ाया। और फिर मेरे को एक प्रोजेक्ट में आए थे एविस इंडिया, एक MNC। हाँ, तो उसके लिए कार रेंटल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड लगभग आई थिंक 150 कंट्रीज में सर्व करते हैं। तो उनकी वेबसाइट और ऐप को पूरा डेवलप किया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अलग अलग एजेंसीज थी, अभी तो ये IPO पे आया मैप माई इंडिया का, उनके ऐप बनाते थे। वेब कॉन्टेस्ट अपने जयपुर की कंपनी है, उनके लिए वेबसाइट्स बना रहे थे। उस पूरी टीम को मैंने मैनेज किया। नाइस। सो अभी आप करते 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 गेट गैप्स तक पहुंच गए। हाँ, तो गेट गैप्स के पीछे की क्या स्टोरी है? लाइक ये आपने किस तरह से स्टार्ट किया? हाँ, तो ये व्हाइल आई वाज एट एविस इंडिया, तो मेटा का एक फर्स्ट वो था, इवेंट किया था उन्होंने कि व्हाट्सएप बिजनेस API को किस तरीके से वो लेके आएंगे। कि अभी तक क्या व्हाट्सएप खाली फ्रेंड्स एंड फैमिली तक सीमित रहा था, थोड़े बहुत ग्रुप्स बनने लग गए थे। ये 2019 की बात है। तो उस इवेंट में पता लगा था कि ये बिजनेसेस के लिए आने वाला है। तो उस टाइम मैप में ये अपना मेक माई ट्रिप ने अपने टिकट्स को व्हाट्सएप पे भेजना चालू किया था API को यूज करके। फिर हमने 2023 में मेटा ने इसको पब्लिक किया था। तभी से दिमाग में था 2019 से कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो व्हाट्सएप के अराउंड होगा। और कस्टमर कम्युनिकेशन को जो इजी करेगा। कि आप देखोगे ना, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो ग्लोबली सेल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली कम्युनिकेशन की वजह से पीछे कहीं ना कहीं रहते हैं कि राइट टाइम पे सही कम्युनिकेशन वहां नहीं पहुंच रहा। तो SMBs के साथ हम लोग बहुत काम करते हैं कि सही कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न होना चाहिए, अबेंडन कार्ट,
सही टाइम पे नज कैसे करना है कस्टमर को, वेलकम मैसेज क्या होगा, और पूरा एक चैट बॉट बना के आप बात कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट गेटगैप्स में हमने बनाया था। और जयपुर इस जर्नी को मेरे को हेल्प किया टैग एम्बेड ने। टेक एम्बेड। हाँ, तो टैग एम्बेड इज अ $2 million स्टार्टअप ओके। राइट नाउ, जो जयपुर में चालू हुआ। तो उसमें मैंने मतलब फर्स्ट पूरा उसको मैंने बनाया, स्टार्टिंग से लेके $1 million तक की जर्नी करी थी। ओके। तो उसमें मैं एज अ निकल के आया कि भाई एक टीम को कैसे आप संभालते हो, एक टीम के क्या क्राफ्ट होता है बिजनेस को चलाने का, टीम कैसे वर्क करती है, और आप यूएस में कैसे आप सेल कर रहे हो एक सॉफ्टवेयर को। ये पूरी जर्नी टैग एम्बेड में हमने देखी, सीखी, फिर गेटगैप्स बनाया 1.5 साल पहले। 2024 में हमने गेटगैप्स बनाया था। और आज के डेट में वी हैव अराउंड 45,000 प्लस साइनअप्स ऑन गेटगैप्स ऑर्गेनिकली अमेजिंग। विदाउट एनी एड्स, बिकॉज वी नो द क्राफ्ट ऑफ एड। तो हमने ऐड नहीं चलाया था, एसईओ करा प्रॉपर्ली। उसमें से अभी 1500 प्लस पेड यूजर्स हैं। सो ये 1.5 साल की जर्नी गेटगैप्स में हमने शुरू करी। तो अभी क्या गेटगैप्स को आपको आपने कहीं से फंडिंग भी ली है इसके लिए? नहीं, अभी तक ये बूट स्ट्रैप्ड है, प्योरली Okay. बूट स्ट्रैप्ड है। बट वी आर एक्सप्लोरिंग ये वाला वर्जन भी कि इस वर्टिकल में कैसे जाना है। नाइस। हाँ। अभी कितने लोगों की टीम मैनेज कर रहे हैं आप वैसे? सो विथ ओनली फॉर गेटगैप्स वी आर हैविंग 20 प्लस पीपल। 20 प्लस यस, पीपल। और मेरे को एकदम लीन ही रखना है। मेरा एकदम क्लियर है ये वाला फंडा कि अगर आप एक SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो, लीन टीम में, छोटी टीम में आपको कैसे $1 million स्टार्टअप बनाना है, यही क्राफ्ट में मैं काम करता हूँ। मेरे को बहुत बड़ी टीम नहीं करनी, मेरे को बहुत सारे सपोर्ट इंजीनियर्स नहीं चाहिए। बग फ्री प्रोडक्ट बनाया है और बनाते जा रहे हैं। नाइस। फुल्ली ऑटोमेशन हम यूज कर रहे हैं। सो विथ लीन टीम, विथ दिस टीम वी विल बी $1 million, $2 million स्टार्ट। सो अभी जो आपका प्रोडक्ट है वो इंडिया में यूज हो रहा है या इंटरनेशनली भी चल रहा अभी हमारा 60-40 है। 60% आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर है, है? ओके। 40% इंडिया के हैं। और बिकॉज व्हाट्सएप का जो बड़ा यूजर बेस है वो इंडिया में है, तो व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूज केसेस इंडिया में है। तो इंडिया में 40% मार्केट हमने अभी कैप्चर कर रखा है। मेजरली आप देखोगे लैमा, मतलब यूएसए, कनाडा, सऊदी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री से हमारे पास कस्टमर्स हैं। और इवन लास्ट मंथ तो हमने कनाडा में ही कंपनी रजिस्टर कर दी है, और कनाडा में ही, जो हमारे को फाउंडर वो कनाडा ही बैठते हैं। तो उस मार्केट को बहुत अच्छे से हम कैप्चर कर रहे हैं। एनी रीजन कनाडा में क्यों रजिस्टर की? रीजन तो ये था कि मतलब जो को फाउंडर है वो उनके पास कनाडा का पीआर है, तो इसलिए कनाडा। और बाकी बिकॉज इंडिया में क्या सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स का बड़ा इशू है। अगर आप इंटरनेशनली पेमेंट ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं बाहर एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है, क्योंकि स्ट्राइप या आप 2Checkout या ऐसे कुछ आप यूज करोगे तो अच्छे जो पेमेंट गेटवे सॉल्यूशंस है वो वहीं पे अवेलेबल है आउट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। सो 1.5 साल में आपने गेटगैप से अभी तक कितना रेवेन्यू तक पहुंच चुके हो? रेवेन्यू तो एग्जैक्ट रेवेन्यू पे मैं भी नहीं बताना चाहूंगा। Okay. अभी हम लोग इन्वेस्टर वाले वर्टिकल में जा ही रहे हैं। बट ये है कि 1500 प्लस पेड सब्सक्राइबर्स हैं हमारे अभी तक। और जैसे मैंने बताया कि साइनअप्स जो 45,000 है, एंड नाउ एक्सप्लोरिंग फॉर एड्स, मार्केट एंड ऑल। सो अभी इस पूरी 1.5 साल की जर्नी में, या फिर आपकी पूरी जर्नी कितनी हुई? गेटगैप्स की 1.5 साल की। गेटगैप्स की 1.5 साल की ना। सो अभी पूरे 1.5 साल की जर्नी में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ किसी पॉइंट पे कि यार अब तो सब खत्म होने वाला है? भाई रोज होता है एवरी डे। आपको ऐसे है ना, मतलब रोलर कोस्टर वाली राइड है। आप जब अपनी टीम के साथ बैठते हो तो आपको लगता है कि आप $1 million तो के लिए तो आप पैदा हुए हो, वो तो है। 100 करोड़ के लिए तो मतलब आपका जन्म ही हुआ है, ऐसा लग रहा होता है। फिर एकदम सडनली आप जब अकेले होते हो, सोच रहे होते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि कहीं कुछ मिसिंग ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए पीछे। तो रोज होता है ये। फाउंडर की जर्नी में ये हमेशा होगा कि आप घर से ऑफिस की तरफ आ रहे हो ना, तो रास्ते में एकदम से लहर आएगी कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, इस महीने सैलरीज कैसे देंगे 10 तारीख को, कैसे आप पूरा मैनेज करोगे इतने एक्सपेंसेस वगैरह। ऐसा होता है, कई बार होता है। लाइक मेरे साथ भी होता है। कभी माइंड के उस वाले हिस्से में टैप कर जाते हैं ना कि अपन को अपनी जो बिजनेस वाली फैमिली है उसकी टेंशन होने लग जाती है।
तो फिर इंसान को सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि यार कर भी पाएंगे या नहीं। टीम के साथ होते हैं तब तो वो एक्साइटमेंट रहती है, एनर्जी रहती है, लेकिन कभी जब अकेले बैठकर सोचते हैं तो उस पॉइंट पे लगता है कि यार कर भी पाएंगे या नहीं, Yes, या अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। ये सारे सेल्फ डाउट आते हैं और ये डेली आपको इनसे डील करना सीखना पड़ेगा। नहीं, इसका मेरा जो फॉर्मूला है वो बताता हूँ आपको। मैं ना जो बुक्स पढ़ता हूँ उनको जितना मैं पढ़ता हूँ ना उसको एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं 2-3 दिन के लिए कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा, मैं कैफे में बैठा हूँ या किसी होटल में रूम बुक कर लिया, वहां पे आप बैठे हो 2-3 दिन, और थोड़े आप देखते हो कि यार सिमिलर माइंड्स कहाँ हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उनको कॉल लगाने स्टार्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर होता है। और लास्ट और सबसे परफेक्ट मॉडल क्या है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अपनी डायरी खोलो, पेन लो और लिखो इस वीक क्या करूंगा, अगले वीक क्या करूंगा, उससे अगले वीक क्या करूंगा। जैसे अभी ये क्लैरिटी निकल के आती है ना अगले 90 डेज की, तो अगले 90 डेज के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हो। आपको लगता है ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और नंबर्स पहले से डिसाइड रहते हैं। यार एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ये होने वाला है, इतना अचीव हुआ तो यू शुड बी हैप्पी, अगले महीने ये करना है, उससे अगले महीने ये करना है। तो वीक बाय वीक प्लान बना लो तो स्ट्रेस कम होगी। अदरवाइज तो अगर रैंडम चल रहा है मामला तो एकदम से लगेगा कि यार गिर जाएगा, बट अगर प्लान है तो लगेगा कि नहीं, वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, कर लेंगे। अभी आपने एक चीज बुक्स के बारे में कुछ मेंशन किया, तो टॉप 3 बुक्स जो हर किसी फाउंडर को पढ़नी चाहिए, हर किसी एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए। तो 0 to 1 जो है वो पढ़नी ही चाहिए। और दूसरे अगर मैं बताऊं, नवल रविकांत के ट्वीट्स को इकट्ठा करके एल्केमी ऑफ नवल रविकांत करके एक बुक बनाई है, वो पढ़नी चाहिए। और मैं रीवर्क जो बुक है वो हमेशा रिकमेंड करता हूँ। रीवर्क आप पढ़ो, उसमें आपको ये पता लगता है कि लीन टीम के साथ किस तरीके से बड़े स्टार्टअप्स बन सकते हैं, जिसमें आप बहुत छोटी टीम के साथ भी कुछ अच्छी जगह अच्छी तरीके से आप $1 मिलियन स्टार्टअप्स बना सकते हो। हमेशा ऐसा नहीं है कि टीम ही बड़ी चाहिए। मेरी पूरी फिलॉसफी इस वीक के अराउंड चलती है, और इसीलिए मैंने गेट गैप्स बनाया कि आपके लिए फुल्ली ऑटोमेटेड सॉल्यूशन हम बना के देंगे। क्या वो कोई बहुत बड़ी टीम की नीड नहीं है। अगर आप सोलोप्रेन्योर्स हो, आपके पास थोड़े 5-10 लोगों की टीम है, तो भी आप एज अ ब्रांड अपने आप को कस्टमर के आगे रख सकते हो, जो कि चैटबॉट आपके लिए बात कर रहा है। आप 24/7 अवेलेबल हो विद द चैटबॉट, और यही गेट गैप्स करता है अभी स्टार्टअप्स के लिए। एज अ फाउंडर, लाइक व्हाट्स योर वर्किंग टाइम? हाँ, काश ये हो पाता कि एज अ फाउंडर वाज वर्किंग टाइम होता। मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपनी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो इस चीज़ को उन्हें बहुत झेलना पड़ता है। देयर इज़ नो टाइम बाउंड है नहीं भाई। 10 बजे मैं ऑफिस पहुँचने की कोशिश करता हूँ, और जाने का कोई ज़्यादातर टाइम नहीं होता। उसमें थोड़ी मेरी टीम भी जिम्मेदार है। मैं उन्हें कह रहा होता हूँ कि यार आप घर जाओ भाई, कल आके कर लेंगे, बट वो कहते हैं कि नहीं अभी इसको सॉल्व करते हैं, बैठते हैं। तो मेरा एज अ फाउंडर जो फॉर्मूला है वो ये है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे पहले ऑफिस पहुँचूँ, लेकिन मैं सबसे पहले पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, मैं सबसे लास्ट में ऑफिस से निकलता हूँ। अभी मेरी टीम ऐसे ही वो 10-11 बजे तक भी बैठे हैं, तो मैं भी उनके साथ होता हूँ। तो मैं हमेशा उनकी जर्नी में उनके साथ होता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत मेहनत नहीं करोगे तो भी बन जाओगे। इस मेहनत की जर्नी का कोई तोड़ है नहीं, करनी ही पड़ेगी। आप फिर आपकी रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हो? मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे इतने जो मिसमैनेज टाइम है घर पे, उसको वो मैनेज कर पा रहे हैं। वो मैनेज करते हैं आपको, आप उनको मैनेज। क्योंकि इस जर्नी में जो ये स्टेक पे आपका होता है, बट अच्छी किस्मत है कि जो फैमिली है वो इस मामले में सपोर्ट कर देती है। That's a good thing. और थोड़ा बहुत होता है संडे को मैं फिर वाइफ को घुमाने ले जाता हूँ, सेट हो जाता है। Nice. It should be. Okay. तो अभी आपका फाइनेंस तो आपका स्टार्टअप से सॉर्ट हो जाता है, आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली संभाल लेती है। व्हाट अबाउट योर हेल्थ? तो हेल्थ के लिए मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि सुबह जल्दी रहे, और मेरा जल्दी है 7:30 बजे। कि 7:30 से पहले नहीं उठ पाते, बिकॉज हम लोग मोस्टली जो क्लाइंटेल है वो बाहर का है। अच्छा। कि यूएस शिफ्ट में हो रहा है, कनाडा शिफ्ट में हो रहा है,
तो उनके साथ रहना होता है, तो 2-3 बजे तक मेरा सोना होता है। मेल्स वेल्स सब चेक करके मैं सोता हूँ। तो उठना थोड़ा वैसे रहता है 7:30 तक। तो ये रहता है कि यार जितना हो सके तो स्टेप्स का मैं ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि 10,000 स्टेप्स एटलीस्ट मैं पर डे कर लूँ। अभी मेरा एवरेज 7 to 8,000 चल रहा है। ओके, हाँ। so any kind of one good habit that you will suggest to people as a founder, हर किसी के अंदर एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। होना ये चाहिए, एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एम्पैथी फॉर योर कस्टमर्स, एम्पैथी फॉर योर एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग विथ यू। सो आप मैं ये कहता हूँ, और मेरे को ये फीडबैक बहुत मिलता है बाय आवर कस्टमर्स, बाय माय लाइक अदर फाउंडर फ्रेंड्स। जब भी वो हमारे ऑफिस आते हैं, विजिट करते हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि जो आग तेरी आंखों में दिखती है ना गेट गैप्स के लिए, वो सेम मैं फील कर सकता हूँ तेरे हर स्टाफ में, तेरे प्रोडक्ट मैनेजर में, तेरे टेक टीम में, मार्केटिंग में, सब में। तो मैं ये एम्पैथी के बिना नहीं हो सकता कि हम सब एक ही गोल के लिए, एक सपने के लिए जी रहे होते हैं। तो अभी 15-16 जो हम लोग हैं, वो सब एक ही विजन के लिए काम कर रहे हैं, और ये एम्पैथी के साथ होता है। और सेम हम कस्टमर के लिए सोचते हैं। आप देखोगे जब भी कोई कस्टमर मेरे से रिफंड मांगता है, वी डू इट, ओके, बिकॉज वी नो दैट अगर हम ये नहीं सॉल्व कर पा रहे या उसकी ये नीड नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज देयर। अगर कस्टमर के साथ हम एकदम लगे रहते हैं कि उनका अगर कोई ऑटोमेशन बनना है, आप देखोगे अभी लास्ट हमारे कस्टमर है KS ऑटोमोबाइल, मोस्टली महिंद्रा की गाड़ियों को सेल आउट करते हैं। उनके चैटबॉट को बनाने के लिए हम भी उनके साथ उतने ही लगे हुए थे। तो अमिताभ का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि जिस दिन आपके साथ वालों को ये लगने लग जाए कि ये आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उस दिन से आपकी मेहनत चालू होती है। तो मैं ये फील करता हूँ इन दिनों कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे आसपास के लोग सब ये बात बोलते हैं कि भाई कितना काम कर रहे हो यार, क्रेजी, एकदम हमेशा लगे रहते हो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमें ये कभी फील नहीं होता। जब उन्होंने बोला तो पता लगा अच्छा हम तो बहुत काम कर रहे हैं। सही बात। क्योंकि हमें तो मजा आ रहा है, हम तो लगे हुए हैं काम करने में। हाँ, मैंने भी कई बार ऐसा फील किया है कि है ना, मैं अपने काम को कभी काम ही नहीं समझता, मतलब मेरे को फील ही नहीं होता। ठीक है, मैं जैसे कभी वीडियो भी बना रहा हूँ या कुछ भी, मैं अगर डेवलपमेंट का काम भी कर रहा हूँ या कुछ भी काम होता है ना मेरा, तो मैं उसको हमेशा एज ए एंटरटेनमेंट, मेरे को मजा ही आता है करने में। जबकि मैं लोगों से सुनता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार काम करने बैठना है, यार ऑफिस जाना है, मतलब उनको उनका काम सिर दर्द लगता है बेसिकली। नहीं भाई, सिंपल सी बात है कि या तो तुम अपने काम को प्यार कर लो, या आप ऐसे कर लो कि भाई इसको परेशान हो जाओ उसको लेके, तो काम बदल लो। अगर काम ज्यादा परेशानी लगने लगे तो काम ही चेंज कर लो अपना। काम ही चेंज कर लो। आप या तो उसके लिए सूटेबल नहीं हो जो आप कर रहे हो, एग्जैक्टली। और या फिर मेहनत तो करनी है, तो थोड़े दिनों में प्यार हो ही जाएगा। काम से प्यार नहीं है तो काम को बदला जा सकता है, लेकिन बीवी से प्यार नहीं है तो बीवी नहीं बदली जा सकती। नहीं, वो बड़े फेमस, इस पे तो बहुत सारे डायलॉग्स बने हुए हैं ना कि तुम अपनी बीवी से प्यार करो, नहीं करोगे तो पड़ोसी कर लेगा। अरे भाई ये नहीं होना चाहिए। और इट्स जस्ट अ जोक, जो बड़े मैं पॉडकास्ट वगैरह में मैंने सुने हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर फैमिली का सही सपोर्ट मिल जाए और आपकी टीम सही बन गई, तो फिर काम में आपको मजा आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है ना टीम के साथ सेम विजन में टीम को लाने का है बस। वो जब ऑटोमेशन में आ गया तो कस्टमर तो आप सही से कर ही लोगे हैंडल। वही मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि अगर है ना आपका विजन, आप क्या करना चाहते हो, अगर ये एक बार टीम को समझ में आ गया ना, तो फिर आपकी गाड़ी में बूस्ट लग चुका है एक तरह से। नाइट्रो लग चुका है, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। हाँ, तो हम लोगों ने अपने ऐसे ग्रोथ प्लान्स बना के रखते हैं, वीक बाय वीक, वीकली स्प्रिंट हम रन करते हैं। जनरली स्प्रिंट 15 डेज की होती है, हम लोग वीकली स्प्रिंट में काम करते हैं। ये R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग वैसे करते हैं। फिर सेल्स टीम में हम लोगों के मंथली टारगेट्स हम सेट करके रखते हैं, और एकदम SOP बना रखे हैं, क्लियर कट SOPs होते हैं। SOPs बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक बार बन गई, प्लान सेट हो गया, सबने साथ मिलके बनाया, सबने एग्री कर लिया है,
और हर बंदे को सब पता है कि 3 महीने बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, पूरा विजन शेयर्ड है टीम के साथ। तो अलाइनमेंट जितना सही होगा, और वो अलाइनमेंट फिर कस्टमर को दिखता है कि यार दीज पीपल आर वेरी मच अलाइंड, तो उनको फिर फील आता है कि यार ये जो टीम है ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, इनको हमें पे करना चाहिए। एग्जैक्टली ये अलाइनमेंट हर जगह दिखता है। ये मैंने भी देखा है कई जगह कि आपके साथ है ना, जितने भी लोग, अगर आपके साथ कोई काम नहीं कर रहा ना बैठ के, तो उस वक्त आपको पता लग जाएगा कि ये मेरी टीम का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। और जो लोग बनते हैं ना, उनकी वजह से वो पूरी टीम को ही नहीं, वो एक बंदा पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। लाइक कई बार ऐसा होता है, एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर कोई ट्रैवलर है, वो इंडिया से बाहर घूमने जाता है, अगर इंडिया के बाहर उसके साथ कोई वो किसी के साथ मिसबिहेव करता है ना, तो वो खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो वहाँ पे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम चीज अपने साथ भी होती है कि अगर टीम में कोई कस्टमर, अपना कोई एम्प्लॉय कस्टमर के साथ कनेक्ट करता है, तो वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो वहाँ पे पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार ये उस कंपनी में काम करता है, उसका बंदा है। हाँ, तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं, इवन मैं मेरी टीम में हमेशा ये बात होती है कि गेट गैप्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, और जो कस्टमर है वो उसको पे कर रहा है। तो हमें अगर कोई फायर करने वाला है ना, तो वो हमारे कस्टमर है। कस्टमर हम सबको फायर कर सकता है अगर उसको आपका प्रोडक्ट नहीं समझ आया तो। मैं आपको फायर करूं या नहीं करूं, लेकिन कस्टमर हम सबको कर देगा फायर एक दिन। तो हम सब गेट गैप्स के लिए काम कर रहे हैं, और गेट गैप्स कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो गेट गैप्स के लिए हम काम करते रहेंगे, तो गेट गैप्स कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा। तो ये फंडा क्लियर, तो ये फंडा हम इस तरीके से, तो यहाँ पे है ना खुद को अच्छे अच्छे सिग्नल्स देते रहते हैं। सो अच्छा, काफी सारे फाउंडर्स है ना, सबकी अपनी एक फिलोसॉफी रहती है, एक अपना, लाइक मैं बोलूंगा इसको सिंपल लैंग्वेज में, कि ऐसा कोई कोट है जो आप लाइफ टाइम जीते हो अपने लाइफ में या अपने बिजनेस में? ये क्या है, ये ना अपग्रेड होते हैं रोज। मेरा ये मानना है, हालांकि ठीक है कि भाई राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला, बड़ा फेमस डायलॉग है, बट मेरे कोट्स ऐसे बदलते रहते हैं समय के साथ। ये मैंने देखा है, और वो अपग्रेड होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पीछे वाले कोट को छोड़ दिया है, इररिलेवेंट हो गया, बट समय के साथ बदलेंगे। जैसे जब आपकी शुरुआती जर्नी होती है, तो जब आप टीम बिल्ड कर रहे हो तो आपको एम्पैथी चाहिए। तो वहां पे आपको ये चाहिए कि यार एम्प्लॉय फर्स्ट, यहाँ पे पूरा फोकस करना है। फिर आपकी जर्नी थोड़ी सी अपग्रेड होती है, तो आप वहां पे देखते हो कि यार सेल्स, तो वहां पे सेल्स वाले कोड जो है ना वो ज्यादा दिमाग में आ जाता है कि यार 100 करोड़ के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसे वाले कोड फिर ज्यादा जो मैं ये अक्सर मैं बोलता हूँ। फिर आप थोड़े और नेक्स्ट जर्नी में जाते हो जहाँ पे आप मार्केटिंग, इवेंट्स, ये सब कर रहे होते हो, तो वहां पे अक्सर मैं कहते हैं यार बात सारी सेम है, सारे प्रोडक्ट है ना जो अपने मार्केट में वो सब सेम है, लेकिन वहां पे कस्टमर सपोर्ट या अपनी बात को कहने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो मैं जिस फिलॉसफी पे काम करता हूँ वो ये होता है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, काम सारे सेम ही होते हैं, काम करने के तरीके अलग होते हैं, और मैं उस बेस्ट तरीके से उस काम को करूंगा। अगर मैं हमारे ऑफिस में आके, एक जमाने में जब हम ऑफिस में झाड़ू भी लगा रहे होते थे, तो बेस्ट झाड़ू लगती है वो, कि मैं बेस्ट ही झाड़ू लगाऊंगा। मैं अगर कोड कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कोड करूंगा मेरी तरफ से जितना मेरे को नॉलेज है। मैं आज अगर अपनी टीम को हैंडल करूंगा, बेस्ट तरीके से हैंडल करूंगा। तो आप छोटे छोटे जो चंक्स में जब आप काम करते हो ना, और हर काम को बेस्ट तरीके से करोगे, तो वो ओवरऑल रिजल्ट बहुत सही, अमेजिंग आने वाला है। वहां पे वो इफेक्ट बनता है। हाँ, आपका सही पॉइंट लगाइए। मैं भी अपनी लाइफ को ही ऐसे जीता हूँ। मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो ना, उसको चमका के करो। हाँ, तो आपने मेरे जो कोट है उसको वैलिडेट कर दिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली कि कुछ भी काम करो ना, तुम चमका के करो। अगर तुम्हें कहीं पे जाना भी है ना, तो तुम खुद को इतना सजा धजा के लेके जाओ कि तुम अपना बेस्ट दो भाई। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है समय। इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। किसी चीज को करने में जितना समय लगना चाहिए ना, उतना लगाओ, ना ज्यादा ना कम। जिस दिन ये बैलेंस सही तरीके से आ गया, यहाँ पे इतना समय लगना चाहिए और हमने लगाया, तो वो बेस्ट निकल के आएगा। आपकी लाइफ में कभी आपने, अगर मान लो कि
अभी आप गेट गैप्स को रन कर रहे हो, व्हाट इफ ये सारी चीजें वापस से जीरो हो जाए, सो हाउ विल यू रीस्टार्ट एवरीथिंग? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है ओके। गेट गैप्स के टाइम पे, तो रीस्टार्ट तो होगा ही। वो आप कर लोगे क्योंकि आप अपने एथिक्स को पकड़ के रखते हो हमेशा कि भाई मैं ऐसे करके अपनी कंपनी को रन करूंगा, ऐसे चलाऊंगा और दुनिया के लिए कोई ना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम पकड़ूंगा और सॉल्व करने लग जाऊंगा। इसमें मैं अक्सर जो मेरे को फाउंडर सुमित दादीज को बोलता हूँ कि सुमित तू सोच कि रतन टाटा जी जो है उनको गेट गैप्स दे दिया जाए और हमको दे दिया जाए TCS, तेरे को क्या लगता है 10 साल बाद क्या होगा? एक्चुअली ये होगा कि जो गेट गैप्स है वो TCS बन चुका होगा और TCS गेट गैप्स बन चुका होगा, अगर हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया समय के साथ। बिल्कुल। आज हम जिस स्टेज में उसको अपग्रेडेशन आपको करना होता है, नहीं करोगे तो आप उसको वहां ले आओगे। तो ये जो रीस्टार्ट करने वाली बात है ना, कोई भी कभी भी कर सकता है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहाँ पे 100% को टूट सकता है आदमी, ये हो नहीं सकता। जो चाहे जहां से खड़ा होगा वहीं से वापस चालू कर देगा बंदा। आपकी सेहत आपका साथ देनी चाहिए, हेल्थ आपका साथ देनी चाहिए। एग्जैक्टली। उसके अलावा कोई स्ट्रगल नहीं है। शरीर साथ दे रहा है बढ़िया से, दिमाग एकदम तंदुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी रिस्टार्ट कर सकते हो। आपके शरीर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, इश्यूज आता है, तो आदमी कहीं गिर सकता है, जिसको संभलना मुश्किल होगा, खड़ा होना मुश्किल है। हाँ। और बाकी आज तक जो दोस्तों की टीम ऐसी बनाई है भाई कि अगर मैं जैसे ऊंचाई पे अभी चढ़ रहा हूँ और अगर पीछे मेरा ब्रेक फेल होगा तो मेरे पास है पीछे लोग जो मेरे को संभाल लेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब ऊंचाई पे चढ़ रहे होते हैं पीछे वाले लोगों को छोड़ देते हैं पीछे, उनको अपने साथ रखो। उनकी जब आप पीछे की तरफ जा रहे होगे ना तो कोई चाहिए आपको जो आपको सहारा दे रहा होगा। एक जैसे आपने टूटने वाली बात बताई अभी बीच में, तो एक जापान में एक कहावत भी है। कहावत क्या मतलब, वहाँ पे करते हैं ऐसे कि अगर कोई प्लेट उनकी टूट जाती है या कोई भी उनका पॉट टूट जाता है तो वो उसको फेंकते नहीं है। ओके। वो उसको वापस से रीडिजाइन करते हैं और उनके सभी टुकड़ों को जोड़कर और उस पर गोल्डन की लेयर बना देते हैं जहाँ जहाँ से वो ब्रेक हुआ है। तो वो पॉट पहले से और ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। करेक्ट। तो सेम चीज है ना, हमारी लाइफ में भी होती है। अगर हम कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो उसका मतलब है कि जब तुम रिबिल्ड होगे ना, वापस से खड़े होगे ना, तो तुम और ज्यादा चमकोगे और ज्यादा सुंदर लगोगे। हाँ, तो होता है ना कि आप जिम जाना चालू करते हो, फिर ब्रेक हो जाता है आपका स्केड्यूल। बिल्कुल। आपके डिसिप्लिन में बहुत बार ब्रेक हो रहा था ऑफिस में, कोई बात नहीं, कल से वापस चालू कर लियो, रीस्टार्ट, दैट्स इट। कल से वापस कर लेना। कई बार लोग है ना डिसअपॉइंटमेंट ले आते हैं, मतलब एक बार कुछ चीजें, डिसिप्लिन भी उनका ब्रेक हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है उनके अंदर। तो मैं बोलता हूँ यार, हो गया तो हो गया ना, तुमको लाइफ बढ़िया जीनी है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये खराब हो गया तो मैं लाइफ, मतलब मैं जीने लाइफ को ही बेकार बता दूंगा, ऐसा तो है नहीं भाई, हम लोग बिल्कुल भी पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं है। तो हम ऐसे नहीं टूटते। जो जब हमारे टाइम हम बच्चे थे तो ऐसे कोई पैम्परिंग बहुत ज्यादा नहीं होती ना। वहां तो खूब डांट पड़ी है, खूब लड़ पड़ के बड़े हुए हैं, प्लस टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने हमेशा लाइफ में ये सिखाया कि ठीक है तुम IIT के लिए तैयारी कर रहे हो, बट अगर नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, स्टिल आपने कुछ लर्न कर लिया है। आप ये अक्सर देखोगे, जैसे अगर मैंने कैट की तैयारी करी या कोई बंदा IAS की तैयारी कर रहा है, RAS की कर रहा है, हो सकता है कि उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, बट स्टिल उसने ना एक एज ले चुका है वो, कि उसने वो लर्न तो पूरा ही करा है ना। अगर उसने लर्न किया तो उसको वो एज मिलेगा। आपने जब भी किसी भी काम के लिए एकदम बढ़िया से मेहनत करी है तो वो आपके यहाँ रहेगी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, और आपको सही जगह सपोर्ट भी करेगी। सही टाइम आने पर वो अपने आप निकल के आएगी। वो अपने आप निकल के आएगी। सही कहा। तो इसी तरीके से है कि लगे रहो, पूरी प्लानिंग के साथ आ जाओ। बस ऐसे नहीं कि रैंडमली आपने कुछ भी पकड़ लिया। प्लान, डायरी और पेन लेके बैठो, आईपॉड लेके बैठो, कुछ भी लेके बैठो आप, जिसमें आप नोट्स बनाओ और फिर आप आगे बढ़ो, तो ये बेटर है। अगर कोई 18 इयर्स का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे स्टार्टअप करने के लिए? उसको किस तरह के 3 स्टेप्स एटलीस्ट लेने चाहिए? सबसे पहले तो सेल करने सीख जाओ। बेशरम होके बेचना सीख जाओ। कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो और उसको बेचना सीख जाओ, एक नंबर पे तो। या अगर आप टेक हो
तो बहुत अच्छा टेक जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है वो आपको सीखना होगा। आप इसको ऐसे समझो कि 2011 में नॉर्मल HTML की वेबसाइट अगर आप बनाते हो, नॉर्मल हल्का फुल्का CSS JS लगा दिया, तो आप एक अच्छा अमाउंट ले रहे थे वेबसाइट क्रिएशन का। फिर आप थोड़े और 2012-13 में आए तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बदल गई, PHP वगैरह ये सब पे थोड़ा आपको अमाउंट मिलने लगा। फिर आप थोड़े आगे आए तो रिएक्ट, Node.js और इन सब का आ गया, पाइथन का आ गया। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है और अपकमिंग लग रहा है कि यार ये बड़ा मुश्किल है, कि आपको लग रहा है यार कि अभी मैं इस टेक में मेरे को कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, ये आसान है और ये मुश्किल है, तो इसे मुश्किल वाले को थोड़ा पकड़ लो। लेटेस्ट ट्रेंड्स में आप जितना ज़्यादा फॉलो करोगे टेक में, तो आप बहुत अच्छा अमाउंट में बहुत अच्छी जगह आप पहुंच सकते हो। तो टेक में ये करो, सेल्स करना तो सीख ही जाओ, एंड ऑफ द डे बेचना तो है ही। और थर्ड है फिर कि आप टीम बिल्डिंग, जिसमें आप ये देखते हो यार एम्पैथी, काइंडनेस और लीडरशिप क्वालिटी आपको लेके आनी होगी। और वो आप जब इन दोनों किसी भी चीज़ को आप सही से करोगे तो आप उसमें लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती जाएगी। Exactly. तो 18 साल के बच्चे को अगर मैं आज बोलना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि एक तो सेल करना सीख लो, और दूसरा सोचो कि मैं इस दुनिया में एक छोटा मोटा स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मेरे को करनी है, मैं कुछ सॉल्व करने लग जाऊं। और अगर जॉब में भी गया हूं तो इसी तरीके से काम कर रहा हूँगा कि मैं ये जैसे मेरा ही बिजनेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, कि भाई ये मेरा ही बिजनेस है। तो जो एक बड़ा फेमस हम अक्सर सुनते हैं कि जब आप जॉब में हो तो ऐसे करो कि जैसे कि आप बिजनेसमैन हो, कि ये आप ही का प्रोडक्ट है, और जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसे काम करो कि जैसे आप जॉब कर रहे हो। Exactly. तो आपका बिजनेस जो है सही तरीके से ग्रो कर रहा होता है। जहाँ खड़े हो ना वही बेस्ट जगह है, और वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर बनो जहाँ भी खड़े हो। एक आपने भी एक पॉइंट मेंशन किया था कि फाउंडर बनते हैं एम्पैथी से। मेरा भी ये मानना है कि एक फाउंडर कैरेक्टर से बना जाता है। फंडिंग, पैसा, फाइनेंस, प्रोडक्ट, ये सारी तो मैं बोलूँगा एक्सटर्नल चीज़ें हैं। इंटरनली अगर किसी को देखा जाए एज अ फाउंडर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, आप टीम को कैसा इंटरनली देखते हो, कैसा सोचते हो उनके बारे में, कैसा आपका डिसिप्लिन है, कैसा आप सोचते हो, होनेस्टी कैसी है, ग्रीडीनेस कैसी है, हर एक चीज़ मैटर करती है। और अगर कोई ब्रेक हो जाता है, मतलब इंटरनली वो इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं है, तो मैं बोलूँगा वो एक्सटर्नली फाउंडर ठीक से बन भी नहीं पाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो जर्नी है, एंटरप्रेन्योरशिप ये पूरी जर्नी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें ना अचीव करना है। अभी गेटगैप जैसे इस वाली जर्नी में चल रहा है कि $1 मिलियन बनाना है, फिर 2 मिलियन, ये तो कहीं रुकने वाला नहीं है ना। मेरे को तो बनाना है, मैं बनाते जाऊंगा, कुछ ना कुछ सोचते जाऊंगा, बट मैं हैप्पीली डिससेटिस्फाइड हूँ। मैं सेटिस्फाइड तो आज भी हूँ क्योंकि मेरे को ये करने में बहुत मजा आ रहा है। तो ये जो जर्नी में जिसको मजा आ रहा है वो हैप्पीली डिससेटिस्फाइड है, इसलिए वो टूटता नहीं है। बिल्कुल। तो हमने यहाँ एकदम सेट कर रखा है कि आई एम सो मच सेटिस्फाइड, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने जितना जिया मैंने बहुत अच्छा जिया है। ये इस रिग्रेट के साथ रिग्रेट है नहीं कोई, तो इसलिए मैं एकदम हमेशा सेटिस्फाइड रहता हूँ, बट हैप्पीली डिससेटिस्फाइड हूँ। ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, इस जर्नी में बड़ा आनंद आता है। रात को 2 बजे तक जग के मजा आ रहा है। बिल्कुल। क्या ठीक है, कस्टमर कॉल पे हम इसके लिए कुछ सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आप समझो गेटगैप्स जो है एक इस तरह का प्रोडक्ट है कि आप कस्टमर के लिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर रहे हो, आप उसके लिए चैटबॉट बना रहे हो, जो आने वाले उसके कस्टमर के लिए डिलाइट होगा। एक B2B SaaS प्रोडक्ट है। तो आप जब किसी बिजनेसमैन के साथ हो, उसके लिए वो चैटबॉट्स बना रहे होते हो, उनके लिए मैसेज टेम्पलेट्स बना रहे होते हो, तो आपको ये करना है कि उनके कस्टमर कैसे डिलाइट होंगे आगे। तो आप दोनों, आपका कस्टमर और मैं, हम दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनके कस्टमर के लिए बैठ के। तो इस जर्नी में बड़ा मजा आ रहा है हमें। जब मैं जब भी एज ए स्पीकर या किसी इवेंट में जा रहा होता हूँ, वहाँ पे बड़े यंग फाउंडर्स आते हैं, तो मैं तो एकदम क्लियर बोलता हूँ, मैं भाई देख, अगर कुछ बनाना है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, तो हार्ड वर्क का कोई सॉल्यूशन है नहीं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे और बड़ी फैंसी लाइफ है, बट वो फैंसी लाइफ के पीछे बहुत मेहनत है। तो वो तो करने के लिए तैयार होके आ जाना,
और मैं नए बच्चे तो बहुत मेहनती है यार, आप देखो कॉलेजेस से कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल रहे हैं इन दिनों में भी। लास्ट जयपुर के एक इवेंट में था RIC में, तो वहाँ पे करीब 70-80 पीपल्स आए थे, जो छोटे फाउंडर्स थे, कोई कॉलेज से आए थे। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे अभी। आप देखोगे आने वाले टाइम में जयपुर में, मेरे को ऐसा, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि जयपुर से आने वाले 3 साल में कम से कम 100 के आसपास $1 मिलियन स्टार्टअप निकलने वाले हैं। अमेजिंग। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अगर उनको किसी ने क्राफ्ट थोड़ा सही समझा दिया, जैसे अगर उनको सही मेंटोरशिप मिल गई, सही लोग मिल गए, तो वो बना देंगे। पर ये कल्चर हमें बिल्ड करना है जो Tier 2 Tier 3 सिटीज में। तो अभी इन दिनों आप देखोगे मेरे आने वाले साल में जो 13 इवेंट्स है वो इस तरीके से प्लान्ड है। रायपुर, जयपुर, लखनऊ, तो जो भी Tier 2 Tier 3 सिटी, इंदौर, पुणे तो मेट्रो सिटीज में है, एक पुणे में भी है, मुंबई में है। तो Tier 2 Tier 3 सिटीज का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है नए भारत में। मैंने भी काफी, मतलब जब मैं जयपुर से बाहर था, बेंगलोर में रहता था, तो मतलब बेंगलोर के जो स्टार्टअप्स थे, जो वहाँ का बिजनेस लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो यही बोला करते थे कि है ना, अब Tier 1 सिटीज से ज्यादा स्कोप है ना Tier 2 सिटीज में दिख रहा है। इवन रियल एस्टेट में भी मैंने कई बार सुना है कि है ना, Tier 1 सिटीज से ज्यादा स्कोप Tier 2 सिटीज में दिख रहा है। तो अभी कई सारे स्टार्टअप्स, बिजनेस, वो सब धीरे धीरे Tier 2 सिटीज पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। ग्रोइंग है ना। आज चाहे रियल एस्टेट हो, जहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है, अपन ऐसे देखते हैं, अगर जयपुर के उसमें पर्सपेक्टिव में देखें कि वैशाली नगर, मालवीय नगर, सी स्कीम, वहाँ प्रॉपर्टी की रेट अब नहीं बढ़ेगी ज्यादा, हो चुकी बिकॉज वो स्टेबल हो गया है। वहाँ ग्रोथ का एक लेवल आ चुका है। अब जाएगी रिंग रोड के बाहर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वहाँ वो ग्रोइंग है। वैसे Tier 2 और Tier 3 में ऑडियंस भी मैच्योर हो रही है, वो ऑनलाइन की दुनिया में ज्यादा आ चुकी है, ई-कॉमर्स यहाँ बढ़ गया है, इसलिए Tier 2 Tier 3 सिटीज में ग्रो करने का स्कोप बहुत है अभी। अब है सिर्फ कल्चर बिल्ड करने की देरी है कि जो बंदे यहाँ पे स्टाफ है, जो टैलेंट है, वो टैलेंट अगर यहाँ पे रह के और अपना कल्चर को, मैं अगर सही कल्चर में सेट हो गया तो यहाँ पे भी ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ भी स्कोप बहुत है। वन क्वेश्चन केम इन माय माइंड कि मैं हमेशा से किसी एक अच्छे फाउंडर से पूछना चाहता था कि अगर आपको 10 करोड़ की फंडिंग मिलती है आपके बिजनेस के लिए, सो हाउ विल यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? बहुत सिंपल है, देखो हर उसका अलग है। अगर गेट गैप्स होता, लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट गेट गैप्स, तो अगर गेट गैप्स को फंडिंग मिलती तो गेट गैप्स के पास, पहले गेट गैप्स का ये फंडा एकदम क्लियर है। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं कि अगर गेट गैप्स के केस में जहाँ पे B2B SaaS प्रोडक्ट है, तो आप एक ऑर्गेनिक जर्नी से इसको प्रॉफिटेबल कर सकते हो। तो आपको पता है कि यार ये 2 साल 3 साल की जर्नी है, जब ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा, इसको और जल्दी खींचना है तो आपको थोड़ा फंड चाहिए कि इसको मार्केटिंग के लिए इन्वेस्ट। तो अब हर स्टार्टअप के लिए अलग है, हर इंडस्ट्री टाइप के लिए अलग है कि उसको इनिशियल फंडिंग चाहिए, बाद में चाहिए, बूट स्ट्रैप्ड भी रह सकता है। तो हमने टैग एम्बेड में बूट स्ट्रैप्ड $1 मिलियन बनाया विदाउट एनी फंडिंग। तो हमें पता था कि इसका एक कर्व बनेगा, जिस कर्व के बाद में ये वापस ग्रो करेगा, कि यहाँ के बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अभी गेट गैप्स के लिए मेरे को पता है ऑलरेडी कि गेट गैप्स जो है मार्च के बाद में प्रॉफिटेबल उसमें आ जाएगा। बट क्या मेरे को फिर भी फंडिंग चाहिए? यस, मेरे को चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, स्केल करने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो हमने एकदम क्लियर कर रखा है हमारा कि हम लोग 30% R&D में स्पेंड जो करेंगे वो चालू रहेगा, 30% हम वहीं करेंगे, 40% हम लोग OPEX है हमारा। तो वहाँ पे OPEX में ही आगे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट, सेल्स, सपोर्ट की टीम है, ये सब वहाँ पे आ गए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। बाकी सारा जो पार्ट है वो हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ में लगाएंगे, जिसमें हम ज्यादा ज्यादा पार्टनर्स बना रहे होंगे, रेफरल पार्टनर्स, वाइट लेबल पार्टनर्स, और हम मोस्टली पैसा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में खर्च कर रहे होंगे। तो आप देखोगे 30% वहां पे गया, 40% अपना सपोर्ट में गया, और बाकी जो 30% है वो प्योर मार्केटिंग में जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जो सेल्स एंड सपोर्ट और मार्केटिंग है, ये जो 70% है, ये आप स्केल में आप यूज कर रहे होंगे। तो R&D में अपना 30% रखो, बाकी 70% मार्केटिंग और सेल सपोर्ट में रखो। ये मेरा रहता है गेट गैप्स के केस में। बाकी बहुत सारे जो AI में मान लो बहुत बड़ा कोई इनोवेशन कर रहा है,
तो वहाँ R&D में आपको 70% 80% डालना होता है, 20% आप स्केल कर रहे हो, तो क्योंकि वहाँ इनोवेशन में ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो।